दोस्तों नमस्कार, मैं रिंकू कुमार शर्मा कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास के अंतर्गत अपन आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हेरिडिटी नामक टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा था आनुवंशिकता से संबंधित, और उसी टर्मिनोलॉजी को हम आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, हेरिडिटी के अंतर्गत, जेनेटिक्स के अंतर्गत मैंने आपको कुछ टर्म बताए थे। मैं एक बार पुनः उनको बता देता हूं। मैंने आपको जीन के बारे में बताया था कि जीन लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई होती है जो गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। मैंने आपको यहां पर समयुग्मजी और विषम युग्मजी बताया था। समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बाद आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, आज की क्लास के अंतर्गत सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि संकर और संकरण क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड क्या होता है। देखो दोस्तों, संकर और संकरण का मतलब यह होता है कि जब दो विपर्यासी लक्षण, जब दो विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी, अब देखो दोस्तों ये समयुग्मजी शब्द आया है। समयुग्मजी का मतलब होता है जब दोनों जीन समान होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है, और जब दोनों जीन भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे विषम युग्मजी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है, ठीक है। जब दो विपर्यासी लक्षण, जो भिन्न भिन्न विपरीत लक्षणों वाले दो समयुग्मजी जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, अर्थात निषेचन कराया जाता है, तो दोस्तों निषेचन के पश्चात या क्रॉस के पश्चात जो संतति प्राप्त होती है वो तो कहलाती है दोस्तों हाइब्रिड, जिसको क्या कहते हैं, संकर। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, संकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, संकरण कहा जाता है। और दोस्तों देखो यहां पर संकर और संकरण, संकर तो दोस्तों संतति होती है, ठीक है, जो प्राप्त होती है क्रॉस के पश्चात, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संकरण। अब इसी से अपन दोस्तों सारी परिभाषाएं याद कर सकते हैं। कैसे, इधर देखिए, एक आता है दोस्तों यहां पर प्रभावी लक्षण, और एक आता है दोस्तों अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण। एक आता है दोस्तों प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी, और एक आता है द्वितीय संतानीय पीढ़ी। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में क्या अंतर है यह भी आपको पढ़ना है। तो देखिए, मैं आपको यहीं पे आपको बता देता हूं, इनको आप कैसे याद करेंगे कि जब दो समयुग्मजी जनकों के बीच या दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच, समयुग्मजी होने चाहिए जनक, और विपरीत लक्षण वाले यानी विपर्यासी लक्षणों के समयुग्मजी जनकों के बीच में आपने क्रॉस कराया, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के बीच में आपने क्रॉस कराया, तो दोस्तों क्रॉस के पश्चात जो क्रॉस हुआ उसके पश्चात जो आपको संतति प्राप्त हुई उसको तो आप कहेंगे संकर, और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे बताओ, संकरण। ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में दोस्तों जो क्रॉस के पश्चात जो संतति प्राप्त होती है, जो क्रॉस के पश्चात हमें जो संतति प्राप्त होती है जिसे संकर कहते हैं, ये संकर जिस पीढ़ी में प्राप्त होते हैं ना दोस्तों, इसको कहते हैं F1 पीढ़ी। यानी दोस्तों इसको F1 प्रथम संतानीय पीढ़ी को अपन किससे दर्शाते हैं, F1 पीढ़ी को। यानी दोस्तों क्रॉस हुआ, क्रॉस के पश्चात जो पीढ़ी प्राप्त होगी, जो संकर प्राप्त होंगे, वो F1 पीढ़ी में प्राप्त होंगे, और इन्हीं F1 पीढ़ी के युग्मकों से हम कौन सी पीढ़ी प्राप्त करते हैं, F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो ये तो F1। अब इनसे जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी दोस्तों, F2 पीढ़ी, जिससे अपन क्या कहेंगे, द्वितीय संतानीय पीढ़ी। द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहेंगे।
अब वैसे भी दोस्तों आप इसको आसानी से जान सकते हैं कि जो क्रॉस के बाद में पीढ़ी प्राप्त होगी पादपों की वो F1 और F1 से जो अगली पीढ़ी प्राप्त होगी वो F2। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ। प्रथम संतानीय पीढ़ी को आप किससे शो करते हैं? F1 पीढ़ी को, और द्वितीय संतानीय पीढ़ी को आप किससे शो करते हैं? F2 से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक यहां पर ये लिखा हुआ है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। तो देखिए दोस्तों, जब हम समयुग्मजी जनकों के बीच, दो विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के बीच जब क्रॉस कराते हैं, तो दोस्तों F1 पीढ़ी में यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं या जिन लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं, वो तो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और जो दिखाई नहीं देते, जो छुप जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण। क्योंकि दोस्तों F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं, वो F2 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाएंगे। ये अपन क्रॉस के बारे में दोस्तों जब अध्ययन करेंगे तो मैं आपको ये बात बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो दोस्तों ये तो प्रभावी लक्षण तो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं और F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देने वाले अप्रभावी। ठीक है, ये F2 में अपना प्रभाव दिखाएंगे। एक दो शब्द और दोस्तों, एक होता है एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और एक होता है डिहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। ठीक है दोस्तों, ये एकल संकरण प्रयोग और द्विसंकरण प्रयोग, ये दोस्तों मेंडल के दो प्रयोग हैं। इनके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे, लेकिन ये होता क्या है? देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मटर के पौधे के अंतर्गत जो मेंडल ने उद्यान मटर का जो चयन किया था, मटर के पौधे का, उसके अंतर्गत 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से मेंडल ने बताओ कितने जोड़ी पर प्रयोग किए? 7 जोड़ी पर। ठीक है, तो दोस्तों एकल संकर संकरण का मतलब है जब एक जोड़ी लक्षणों को आधार मानकर क्रॉस कराया जाता है। एकल का मतलब होता है एक, जब एक जोड़ी लक्षणों को आधार मानकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे कहते हैं एकल संकरण क्रॉस। और ये तो मोनोहाइब्रिड हो गया दोस्तों। और डिहाइब्रिड किसे कहते हैं? द्विसंकर संकरण क्रॉस किसे कहते हैं? जब दो जोड़ी लक्षणों को आधार मानकर क्रॉस कराया जाता है। कितने जोड़ी दोस्तों? 2 जोड़ी। तो एकल का मतलब एक जोड़ी को लेना है, और द्विसंकरण में कितने जोड़ी लेने हैं दोस्तों? 2 जोड़ी लक्षण लेने हैं। वो हम 7 जोड़ी में से कोई से भी लक्षण का क्या कर सकते हैं? चयन कर सकते हैं। उस पर हमारे दोस्तों प्रयोग पे कोई प्रभाव ना तो जीनोटाइप बदलेगा और ना ही फिनोटाइप बदलेगा। ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, तभी आप मेंडल के प्रयोग कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, एक सबसे पहले मैंने आपको एक कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक दोस्तों आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप लेना आना चाहिए। शायद मैंने आपको बताया भी था कि लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप ये दोनों आपको निकालना आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जीनोटाइप जीव की जीनी संरचना को देखकर निकाला गया अनुपात है, जिसमें जीन एक लक्षण विशेष के प्रति शुद्ध है या नहीं है उसमें देखा जाएगा। और फिनोटाइप केवल भौतिक स्वरूप, केवल बाहर से यानी बाह्य लक्षणों को देखकर निकाला गया क्या होता है? अनुपात होता है। ये दोस्तों अपन F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी दोनों पे इसको देखेंगे। तो दोस्तों F1 पीढ़ी में कौन से पादप आते हैं, उनका अनुपात निकलेगा या नहीं निकलेगा, F2 पीढ़ी में क्या अनुपात आएगा, इसके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये थी इसकी आनुवंशिकता से संबंधित टर्मिनोलॉजी जो आपको आनी चाहिए। आपको सबसे पहले यह आना चाहिए कि मेंडल ने मटर के अंतर्गत कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण? 34 विपर्यासी लक्षण थे, जिनमें 7 का चयन करके उन पे बड़े प्रयोग किए। इनमें से आप कोई सा भी लक्षण ले सकते हैं, विपर्यासी होना चाहिए। एक प्रभावी तो दूसरा अप्रभावी, एक बड़ा तो दूसरा छोटा, चाहे वो कच्छस्थ कलिका की स्थिति हो, चाहे वो कच्छस्थ हो, चाहे अग्रस्त हो, चाहे बीज जो की आकृति है वो गोल है, चाहे वो झुर्रीदार है, चाहे बीज का रंग पीला है, चाहे वो हरा है, चाहे वो बीज गोल है, चाहे झुर्रीदार है, चाहे पादप लंबा है, चाहे बोना है, किसी भी लक्षण का आप चयन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और संकर किससे कहते हैं? संकरण किससे कहते हैं? तो संकरण तो प्रक्रिया है क्रॉस कराने की, और जो पौधे प्राप्त होते हैं, जो संतति प्राप्त होती है, वो संकर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट।
अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेंडल के प्रयोग। दोस्तों मेंडल के प्रयोगों में नंबर 1 एकल संकर संकरण प्रयोग। ठीक है, यह पहला प्रयोग है दोस्तों। तो दोस्तों एकल संकरण संकरण प्रयोग क्या होता है? दोस्तों एकल का मतलब है जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को आधार मानकर जो क्रॉस कराया जाता है उसे एकल संकर संकरण प्रयोग कहा जाता है। एकल संकर संकरण प्रयोग कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, एक जोड़ी लक्षणों को आधार मानना है। अब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण दोस्तों आप कोई से भी लक्षण का चयन कर सकते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल दोस्तों यहां पर हमने ये कैपिटल टी का क्रॉस अपन करा रहे हैं स्मॉल टी से। ठीक है, तो देखो ये कैसा है दोस्तों पादप, ये है शुद्ध लंबा और ये है दोस्तों शुद्ध बौना। देखो दोनों जनक समयुग्मजी हैं, मैंने आपको बताया था। इन दोनों के बीच में दोस्तों हमें क्रॉस कराना है। दोस्तों ये कैसा होगा बताओ, प्रभावी, और ये कैसा है दोस्तों अप्रभावी। ये ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं। और क्रॉस कराने के लिए दोस्तों आप याद रखना कि ये चेकरबोर्ड आपको बनाना जरूर सीखना है, क्योंकि ये आगे भी आपको काम देगा। दोनों में दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन किया, इधर ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, और फिर इसके बाद में स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, देखो 1 2 और ये 3, इसको इससे मिलाना है, इसको डायरेक्ट इससे मिलाना है और इसको इससे मिला के नीचे खींचना है। अब देखो कैपिटल टी किसके पास जा रहा है दोस्तों, स्मॉल टी के पास जा रहा है। तो यहां पर क्या बनेगा बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये इसके पास आ रहा है तो दोस्तों यहां क्या बनेगा बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ध्यान देना, दो विपर्यासी लक्षणों वाले समयुग्मजी जनकों के बीच में दोस्तों क्रॉस कराया, निषेचन कराया, तो यह संतति प्राप्त हुई। तो यह संतति बताओ दोस्तों जो प्राप्त हुई है इसे अपन संकर कहेंगे। तो ये संकर पादप है। ये कैसे पादप है बताओ, ये संकर पादप हैं। और ये पादप कैसे हैं, तो दोस्तों ये पादप हैं, देखो शुद्ध है या अशुद्ध, तो आप बताएंगे सर ये अशुद्ध है, क्योंकि दोनों जीन कैसे हैं बताओ, विषम युग्मजी है, दोनों जीन भिन्न भिन्न है। तो ये अशुद्ध लंबे कैसे हैं बताओ, ये अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त हुए हैं, अशुद्ध लंबे। और ये कौन सी पीढ़ी है दोस्तों, ये कहलाएगी F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है बताओ, F1 पीढ़ी हो गई। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये F1 पीढ़ी है और इसमें सारे पादप कैसे प्राप्त हुए हैं, अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए हैं। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है दोस्तों,
तो आप मुझे बताइए कि ये F1 पीढ़ी जो है इसमें सारे पादप अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों जब यहां पर F1 पीढ़ी में अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए तो हमने बौने भी तो लिए थे, बौने तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि ये पादप अशुद्ध लंबा ही बोला जाएगा। क्या इसमें बौना नहीं है? बौना है दोस्तों, इसमें देखो स्मॉल टी आपको दिखाई दे रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर मेंडल का प्रथम नियम कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने अर्थात प्रभावी और अप्रभावी के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर प्रभावी कारक ने, प्रभावी कारक कौन है? बड़ा वाला टी प्रभावी है और छोटा वाला क्या है बताओ? अप्रभावी है। यानी प्रभावी कारक को अप्रभावी कारक को दबा दिया है, अर्थात प्रभावी कारक ने अप्रभावी कारक को दबा दिया है। इसलिए दोस्तों यहां पर इसे कहते हैं प्रभावता का नियम। बोलो प्रभावता का क्या है दोस्तों? नियम। तो दोस्तों प्रभावता का नियम या इकाई लक्षणों का नियम इसको भी कहते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि प्रभावता का नियम कहां पर शो होता है, तो दोस्तों आप ये बताएंगे कि जब प्रभावी और अप्रभावी जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, अर्थात दोस्तों इस कौन सी पीढ़ी है? इसको F1 पीढ़ी को मैंने अभी बताया था प्रथम संतानीय पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी दोस्तों? प्रथम संतानीय पीढ़ी में कौन से प्रभावी लक्षण तो प्रकट हो जाते हैं और अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं। चूंकि इसमें प्रभावी कारक ने अप्रभावी कारक को दबा दिया है इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहते हैं। बोलो क्लियर है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों ये F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई, ठीक है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है तो बताइए क्या F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करते समय इनसे प्राप्त की जाएगी या इन युग्मकों से? इन्हीं से, किन्हीं दो, कोई से भी दो युग्मकों का चयन कर लो आप, उनसे F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पर इन दोनों का चयन कर लिया। इन दोनों का क्या कर लिया दोस्तों? ये मैंने चयन कर लिया, दो युग्मक ले लिए, ठीक है। अब देखिए ये दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये ले लिए। अब दोस्तों दोनों में अर्धसूत्री विभाजन किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर क्या हुआ दोस्तों? कैपिटल टी स्मॉल टी। 1 2 और ये 3, 1 पे डाउन और इसको ये इससे मिला दिया, इसको सीधा स्ट्रेट लाइन ले गए और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। वैसे दोस्तों ये चेकर बोर्ड कोई जरूरी नहीं है, इससे दूसरे तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन ये फिर आगे भी काम पड़ेगा तो इसको बनाना आपको आना चाहिए। देखो कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी के पास जा रहा है दोस्तों, यहां पर क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी के पास आएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी क्या बनेगा? स्मॉल टी, और ये बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई दोस्तों? ये पीढ़ी प्राप्त हुई F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है दोस्तों? F2 पीढ़ी को क्या कहेंगे? द्वितीय संतानीय पीढ़ी। द्वितीय संतानीय पीढ़ी, ठीक है दोस्तों, ये प्राप्त हुई। अब दोस्तों F1 पीढ़ी में हमने जीनोटाइप फिनोटाइप लिया नहीं क्योंकि हमें वहां आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वह 100% था। यहां पर मैंने आपको बताया था ये F2 पीढ़ी प्राप्त हो गई और F2 पीढ़ी में दोस्तों दो प्रकार के अनुपात निकाले जाएंगे कि एक तो होगा दोस्तों कौन सा बताओ? जीनोटाइप। और जीनोटाइप को क्या कहते हैं दोस्तों? जीन प्रारूप। और एक होगा दोस्तों यहां पे क्या? फिनोटाइप। और ये होगा लक्षण प्रारूप।
ठीक है दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जब इसकी टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीनोटाइप किसी भी सजीव की जीनी संरचना को देखकर निकाला जाता है और फिनोटाइप केवल भौतिक, बाहर से केवल भौतिक स्वरूप, बाह्य लक्षणों को देखना है केवल, शुद्ध अशुद्ध का कोई महत्व नहीं, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती। तो देखो जीनोटाइप निकालेंगे, पहले जीनोटाइप निकालेंगे, ठीक है। तो जीनोटाइप जब अपन निकालेंगे तो दोस्तों ये जो F2PD है, इसमें कितने ऐसे पादप हैं जो शुद्ध लंबे हैं, आप देखिए। और शुद्ध लंबे, शुद्ध शब्द कब लगाओगे दोस्तों, जब दोनों जीन समान होंगे समयुग्मजी। तो देखो ये शुद्ध लंबा है, ये दोनों अशुद्ध हैं लेकिन लंबे हैं, और ये शुद्ध बौना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें केवल एक पादप ऐसा है जो शुद्ध लंबा है। कैसा है दोस्तों, शुद्ध लंबा। तो बताओ शुद्ध लंबा कितने हैं, बताओ एक। अनुपात अशुद्ध लंबे, अनुपात शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। तो देखो 1:2:1, एक शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बौना। ये हो गया, ये जीनोटाइप निकल के आ गया। अब दोस्तों इसके बाद में आपको क्या निकालना है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप कैसे निकालेंगे, केवल आपको लक्षण देखना है, चाहे वो लक्षण विशेष के प्रति शुद्ध है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर फिनोटाइप, ये कैसा पादप है, लंबा। ये भी कैसा है, शुद्ध अशुद्ध को छोड़िए, लंबा। ये भी कैसा है, लंबा। लेकिन ये कैसा है दोस्तों, बौना। इसका मतलब दोस्तों लंबा अनुपात बौना, 3 अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 1। ठीक है, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहीं से बनेगा दोस्तों, और वो प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि मेंडल के एकल संकर संकरण प्रयोग के अंतर्गत जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों आपको जीनोटाइप बताना है 1:2:1। ये तो जीनोटाइप है, और फिनोटाइप का अनुपात होता है दोस्तों 3:1। ये दोस्तों बहुत ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों अनुपात आपको पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखो अधिकांश विद्वान जो भी साइंस पढ़ाते हैं वो अधिकांश क्या करते हैं कि जब भी आपको पढ़ाएंगे तो क्रॉस कैसे कराते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो लिख लो कि प्रभावता का नियम दिया और युग्मकों की शुद्धता का और पृथक्करण का नियम। अब वो कैसे आया अनुपात, मैं भी आपको लिखा देता है 1:2:1 लिख लीजिए। लेकिन दोस्तों बच्चा ये जानना चाहता है कि सर आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, आप हमें ये तो बताइए कि 1:2:1 आया कैसे, क्रॉस कैसे कराया आपने। तो दोस्तों आपकी आंखों के सामने मैंने दोनों युग्मक लेके दोस्तों F2PD प्राप्त की है F1PD से, और F1PD से जो आपको पता है जो मैंने F2PD प्राप्त की है उसमें अनुपात में आपके सामने निकाल रहा हूं। आपके सामने मैंने निकाल के बताया है कि देखो F2PD में ये पौधे प्राप्त हुए और इन पौधों से दोस्तों कैसे लिया है अनुपात, ये देखो। तो देखो सबसे पहले दोस्तों यहां पर F2PD के अंतर्गत जो अनुपात आएगा वो जीनी अनुपात क्या आया, जीनी अनुपात आया दोस्तों, एक पादप तो शुद्ध लंबा है और एक पादप कैसा है, दो पादप कैसे हैं, तो अशुद्ध लंबे हैं, और एक पादप कैसा है दोस्तों, मात्र बताओ कैसा है, शुद्ध बौना। कैसा है दोस्तों, शुद्ध बौना। ये आपने देखा। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनोटाइप में केवल दोस्तों भौतिक स्वरूप यानी बाहर से देखा जाएगा लक्षण, केवल वो शुद्ध है अशुद्ध है ये हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल 3 पादप इसमें लंबे हैं और एक कैसा प्राप्त हुआ है, बौना प्राप्त हुआ है। और दोस्तों दूसरा नियम यहीं पर है दोस्तों आपका, और वो है दोस्तों पृथक्करण का नियम।
पृथक्करण का नियम या दोस्तों युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये दो नामों से जाना जाता है। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कैसे हुआ दोस्तों, तो मैंने अभी आपको प्रभावता का नियम बताया था। तो मैंने प्रभावता के नियम में आपको यह बताया था कि जब दोस्तों दो विपर्यासी लक्षण लें, यानी दो जनक लें, प्रभावी और अप्रभावी, यानी लंबे और बौने दोनों को आपने जनकों के रूप में लिया, तो जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो F1 पीडी में प्रभावी लक्षण तो प्रकट हो जाते हैं और अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं, चूंकि वहां पर प्रभावी कारक ने, अब देखो दोस्तों याद करो, मैंने आपको जीन पढ़ाते समय कल क्या बताया था कि मेंडल जीन को नहीं जानता था कि लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाती है, वो उसे कारक कहता था। जीन को किस नाम से पुकारता था? कारक के नाम से पुकारता था। तो उसने कहा है कि प्रभावी कारक ने चूंकि अप्रभावी कारक को दबा दिया है, इसलिए इसे प्रभावता का नियम कहा जाता है। अब दूसरा नियम देखिए प्यारे विद्यार्थियों, देखो जब हमने F1 पीडी से F2 पीडी प्राप्त करते समय, बताओ दोस्तों ये दोनों युग्मकों का जीनी संयोजन देखो अलग अलग हो गया। F1 पीडी से F2 पीडी प्राप्त करते समय चूंकि दोनों युग्मकों का जीनी संयोजन अलग अलग हो जाता है, पृथक पृथक हो जाता है, इसलिए तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं? पृथक्करण का नियम। और जब ये दोनों युग्मक पृथक हो जाते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष के प्रति क्या होता है? शुद्ध होता है। बताइए दोस्तों क्या कैपिटल टी शुद्ध लंबे के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? क्या स्मॉल टी शुद्ध बौने के लिए जिम्मेदार है या नहीं है? तो बताओ दोस्तों प्रत्येक युग्मक एक लक्षण विशेष के प्रति क्या होता है? शुद्ध होता है। इसलिए दोस्तों इसे युग्मकों की शुद्धता के नियम से भी जानते हैं। और चूंकि संयोजन अलग अलग हुआ है, पृथक हुआ है, इसलिए पृथक्करण, और युग्मक एक लक्षण विशेष के प्रति शुद्ध होता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और आनुवांशिकी के अंतर्गत दोस्तों जेनेटिक्स में हमेशा याद रखो प्रभावता का जो नियम है उसका आगे चल के दोस्तों जब अपन बड़े लेवल पे इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, जनरल साइंस से ऊपर अपन जाते हैं सेकंड ग्रेड में, तो उसका अपवाद मिल जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। लेकिन दोस्तों युग्मकों की शुद्धता का नियम ऐसा है कि इसका कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि युग्मक हमेशा ही लक्षण विशेष के प्रति क्या होता है? शुद्ध होता है। यह आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो एक बार पुनः देखिए, दोनों अनुपात आ गए। तो देखिए मेंडल के एकल संकर संकरण का प्रयोग दोस्तों जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को आधार मानकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एकल संकरण प्रयोग। आपने शुद्ध लंबा लिया, शुद्ध लंबे का क्रॉस किससे करा रहे हैं आप? शुद्ध बौने से। ये प्रभावी और वो क्या है बताओ? अप्रभावी। दोनों के बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पे प्राप्त संतति को क्या कहेंगे बताओ? संकर। इस पीढ़ी को आपने क्या कहा? F1 पीढ़ी। इसमें सारे पादप कैसे हैं बताओ? 100% सारे पादप एक जैसे हैं, यानी सारे पादप हैं वो अशुद्ध लंबे हैं। कैसे हैं दोस्तों? अशुद्ध लंबे। क्या यहां पर शुद्ध बोना नहीं है? शुद्ध बोना है तो सही, लेकिन कैपिटल टी ने उसके प्रभाव को क्या कर दिया है? दबा दिया है। इसलिए दोस्तों यहां से मेंडल का प्रथम नियम निकला जिसका नाम है प्रभावता का नियम। तो प्रभावता का नियम F1 पीढ़ी में यह कहता है कि जब दोस्तों दोनों प्रभावी और अप्रभावी जनकों के बीच में जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में प्रभावी कारक ने अप्रभावी कारक को दबा दिया, इसलिए बताओ इसे क्या कहते हैं? प्रभावता का नियम। एक नियम। दूसरा आपने बताओ इन्हीं में से दो युग्मकों का चयन कर लो कोई से भी, उनसे F2 पीढ़ी प्राप्त की। अब F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो दोस्तों F1 से F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे तो यहां पर युग्मकों का जो जीनी संयोजन है वो ऊपर देखिए अलग अलग हो रहा है, पृथक पृथक हो रहा है, इसलिए तो इसे क्या कहते हैं बताओ? पृथक्करण का नियम कहते हैं। और पृथक हुआ प्रत्येक युग्मक चूंकि एक लक्षण विशेष के प्रति कैसा है? शुद्ध है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। दो प्रकार के अनुपात निकालने हैं दोस्तों आपको, एक जीनोटाइप और दूसरा फिनोटाइप। जीनोटाइप में हमेशा सजीव की जीनी संरचना को देखकर निकाला जाता है और फिनोटाइप केवल बाह्य स्वरूप यानी बाह्य लक्षणों को देखकर निकाला जाता है। जीनोटाइप में शुद्ध अशुद्ध देखा जाएगा, इसमें शुद्ध अशुद्ध नहीं देखा जाएगा। इसमें 1:2:1 और इसमें 3:1 आता है। किसमें बताओ? F2 पीढ़ी में। इसका रेशो F2 पीढ़ी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? द्वितीय संतानीय पीढ़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मेंडल के द्विसंकरण प्रयोग पर। देखिए दोस्तों, अब आएगा मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। द्विसंकरण प्रयोग, देखो दोस्तों, वहां मैंने आपको बताया था कि मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस था उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि एक जोड़ी लक्षणों को आधार मानकर, विपर्यासी लक्षणों को आधार मानकर क्रॉस कराया था। इसकी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? इसकी डेफिनेशन होगी दोस्तों, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को आधार मानकर, लक्षणों को आधार मानकर जो क्रॉस कराया जाता है उससे दोस्तों द्विसंकरण संकर प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 7 जोड़ी लक्षणों में से कोई से भी 2 लक्षण आप इनका चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने जो एकल संकर संकरण प्रयोग जो कराया था उसके अंतर्गत मैंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने का क्रॉस कराया था। उसी के अंतर्गत अपन एक लक्षण और उसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर दोस्तों ये कैपिटल टी और इधर दोस्तों क्रॉस कराया तो स्मॉल टी। तो इसमें एक लक्षण और ऐड कर लेते हैं दोस्तों, और वो लक्षण है बीज की आकृति या तो गोल और या कैसा बताओ झुर्रीदार। तो दोस्तों यहां पर गोल को कैपिटल आर से और झुर्रीदार को स्मॉल आर से। ये क्या हो गया दोस्तों? ये शुद्ध लंबा गोल और ये शुद्ध बौना झुर्रीदार, शुद्ध बौना झुर्रीदार। ठीक है, ये प्रभावी हो गया और ये हो गया अप्रभावी। इन दोनों में क्रॉस कराना है। ठीक है, देखो दोस्तों, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब दोस्तों यहां से देखिए इनके दोस्तों पहले अपन इसका क्रॉस कराते हैं। देखो 1 2 3, 1 पे डाउन और इसको इससे मिला देते हैं। इसको स्ट्रेट लाइन आप ले जाइए और इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, अब देखो कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल आर के पास आ रहा है तो कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका क्रॉस इसके पास आ रहा है तो कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, ये अपन को ये युग्मक प्राप्त हो गए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इनको एक तरफ नर और एक तरफ मादा, इन्हीं को 2 बार लिखना है। ठीक है, जब इनसे कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी? स्वपरागण से F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, मैं बैक करूंगा इसको स्लाइड को, लेकिन पहले दोस्तों मैं इसको पूरा करा देता हूं। देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है दोस्तों, और यही दोस्तों इधर की तरफ आपको लिखना है। एक तरफ नर और एक तरफ क्या होंगे बताओ? मादा। ये ध्यान देना दोस्तों, यहां पे ये देखिए
ये देखिए दोस्तों, ठीक है, एक तरफ नर और एक तरफ मादा लिख लिए। अब इनका क्रॉस कराइए दोस्तों, इसका क्रॉस अब इससे कराएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। देखते जाना दोस्तों, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, ठीक है। आप इनको जोड़ते जाइए। इसका इससे क्रॉस कराएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, तो इसका बनेगा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, सही है। देखते जाइए। अब इसका क्रॉस इनसे कराएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि बड़े को पहले लिखना है, छोटे को बाद में लिखना है, प्रभावी पहले है, प्रभावी बाद में। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। देखिए अब दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी ये कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्रॉस इससे कराइए, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। यह आएगा दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल, सॉरी, अरे बाप रे, ये आएगा दोस्तों स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये आएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। और ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त हो गई प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गई F2 पीढ़ी, ठीक है। देखो ये हो गई दोस्तों F2 पीढ़ी। अब दोस्तों इसमें दो प्रकार के अनुपात, एक इसका फिनोटाइप यानी दोस्तों लक्षण प्रारूप, और एक इसका जीनोटाइप। ये दो प्रकार के अनुपात हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। देखो दोस्तों इसका जो फिनोटाइप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों उसी के आधार पर नियम दिया गया है। और वो कौन सा नियम है, नियम की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इसमें कि लंबे और गोल कितने हैं। तो दोस्तों इसमें लंबे गोल आपको देखने, तो लंबे और गोल देखेंगे दोस्तों तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कितना बताओ, 9। तो 9 पादप ऐसे हैं जो लंबे हैं और गोल। तो ये लिख दिया दोस्तों मैंने 9 अनुपात, ठीक है, ध्यान देना। अब दोस्तों इसमें आपको ढूंढना है, लंबे और गोल हो गए। अब इसके बाद में दोस्तों आपको क्या ढूंढना है इसके अंतर्गत, तो आपको इसमें ढूंढना है दोस्तों कि ऐसे पादप
जो लंबे हैं और गोल तो आपने ले लिया, लेकिन लंबे हैं लेकिन झुर्रीदार हैं। अब लंबे और झुर्रीदार, तो देखो लंबा झुर्रीदार 1 और लंबा झुर्रीदार 2 और इसमें एक आएगा दोस्तों लंबा झुर्रीदार 3। ठीक है, तो इसमें 3 पादप 9:3। अब इसमें बौने गोल, बौना लेकिन गोल, तो देखो 1 2 3, इसको ऐसे कर दो, ये 3 हो गए। ये बौने हैं लेकिन गोल हैं। ठीक है, और एक पादप कैसा है दोस्तों, बौना झुर्रीदार। तो दोस्तों ये अनुपात आता है 9:3:3:1। दोस्तों अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सर इसका जीनोटाइप क्या है, तो दोस्तों इसका जीनोटाइप होता है 1:4:2:1:4:1:1:2:1:1 1:2:2, 4:1:2 और 1:2:1। तो देखो 16 हो गए, 4 5 और 4 9 और 4 13 और 3 कितने हो गए बताओ, 16। ये तो जीनोटाइप है दोस्तों इसका, जो आपको याद करना है। फिनोटाइप आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों यहां से एक नियम निकलता है जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम है दोस्तों, मेंडल का ये तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में दोस्तों यह है कि 9:1 पादप जो होते हैं ना, वो तो जनक से समानता दर्शाते हैं, क्योंकि दोस्तों देखो लंबा गोल और बौना झुर्रीदार, लंबा गोल और बौना झुर्रीदार जनक में लिया है, तो 3:3 पादप वो स्वतंत्र युग्मकों के स्वतंत्र जीनी संयोजन से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का क्या कहते हैं दोस्तों, नियम कहते हैं। ये आप याद रखना। ये जीनोटाइप आपको ऐसे ही याद करना है, या इसको आप अपनी ट्रिक से भी कर सकते हैं, 422 221 111, जो भी आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों एक नियम है इसमें, कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का क्या है बताओ, नियम। ये F2PD है। वापस बैक में चलते हैं दोस्तों, देखिए देखो द्विसंकरण प्रयोग, जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण, आपने पहला लक्षण लंबा और गोल लिया, वो लंबा और बौना लिया, ये लंबा और ये इधर बौना, ठीक है। यहां पर मैंने इसमें एक लक्षण और ऐड कर दिया, तो ये द्विसंकरण प्रयोग हो गया, कौन सा, गोल, बीज की आकृति गोल, या क्या बताओ दोस्तों, झुर्रीदार। इन दोनों का क्रॉस कराया तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, और इनका क्रॉस कराया तो दोस्तों ये नर युग्मक और मादा युग्मक प्राप्त हुए। एक तरफ नर लिख लिया और एक तरफ क्या लिख लिया बताओ, मादा। ठीक है, एक तरफ नर हो गया और एक तरफ क्या हो गया दोस्तों, मादा हो गया। अब इनको ऊपर इधर लिख लीजिए और इन्हीं को इधर लिख लीजिए, फिर इनको इसका इससे क्रॉस करा के ये टेबल आपको बनानी है पूरी चेकर बोर्ड से, और ये पूरी टेबल बन जाए तो उसमें दो प्रकार के अनुपात हैं। कौन कौन सा दोस्तों, एक तो कौन सा बताओ, जीनोटाइप, और एक फिनोटाइप। इस फिनोटाइप को याद करने की मैं तरकीब आपको बता देता हूं। देखो कैसे याद करना है, ध्यान देना। सबसे पहले दोस्तों इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, अब देखो इसमें केवल वो ही पादप कटेंगे दोस्तों जो लंबे और गोल हैं। देखो लंबा गोल 1, लंबा गोल 2, लंबा गोल 3, लंबा गोल 3, क्योंकि फिनोटाइप में केवल लक्षण देखना, शुद्ध अशुद्ध से मतलब नहीं है। देखो 1 2 3 और 4, ठीक है, 5 6 और 7 8 और कितना बताओ, 9। ठीक है, तो 9 पादप कैसे हो गए दोस्तों, लंबे और गोल हो गए। अब देखो, देखिए अब देखना, इसको यहां से ऐसे काट दो, ठीक है, ये पहले कट चुका है। देखो ये कैसा है, लंबा झुर्रीदार, लंबा झुर्रीदार और लंबा झुर्रीदार। इनकी संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई, ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट, इसको ऐसे काट दो,
देखो 1 2 3 कैसे पादप हैं? ये बौने हैं लेकिन गोल हैं। इनकी संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। और अब देखो देखो एक इसको ऐसे काट दो तो 1 अनुपात ये रहा। ठीक है, पूरे कट गए 16 पादप। अब देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पादप। ठीक है, एक ये पहले कट चुका था, 2 और एक ये पहले कट चुका था, 3, ये 3 आ रहा। ठीक है, और इसमें 1 अनुपात 1 2 और 3, ये 3 रहा। और जैसा कलर है वैसा ही मैंने इसको काटा है दोस्तों। इस प्रकार इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है कलर के माध्यम से कि हां सर ये 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 आएगा इसमें। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इसमें कौन सा नियम है? ये दोस्तों स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका जीनोटाइप और इसका फिनोटाइप, ये दोनों आपको याद करने। फिनोटाइप बहुत ज्यादा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेंडल के नियम आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक आपको यह याद रखना है कि जो मेंडल ने नियम दिए थे उन मेंडल के नियमों को मानव जाति के सुधार के लिए, मानव जाति में सुधार के लिए आनुवंशिकी के नियमों का उपयोग सुजनकी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सुजनकी कहलाता है। और यह शब्द दिया था दोस्तों 1885 में गॉल्टन ने, अंग्रेजी वैज्ञानिक फ्रांसीसी गॉल्टन। 1885 में यह सुजनकी नामक शब्द दिया था। यह आप याद रखना दोस्तों। ठीक है ना? मानव जाति के सुधार के लिए आनुवंशिकी के नियमों का उपयोग मानव जाति के संदर्भ में दोस्तों सुजनकी कहलाता है। यह आप याद रखना। ठीक है, देखिए दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। कुछ और अन्य प्रचलित सिद्धांतें, उनके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों अन्य प्रचलित सिद्धांतों के अंतर्गत सबसे पहले आता है, एक नंबर पर आता है लेमार्क की उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत ये पूछा जा चुका है। एक आता है दोस्तों दूसरा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, या दोस्तों योग्यतम वर्ण का सिद्धांत, या डार्विन का सिद्धांत। और एक आता है दोस्तों जर्म प्लाज्म का सिद्धांत। ये 3 है। इन तीनों थ्योरी के बारे में दोस्तों अपन को अध्ययन करना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली जो थ्योरी है वो मैं आपको बता दूं, वो है लेमार्क की। और लेमार्क ये कहता है दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार लेमार्क का यह कहना है कि प्रकृति के अंतर्गत जो जीव जिन अंगों का उपयोग अधिक मात्रा में करेगा वो अगली पीढ़ी में क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपको पता है कि वो अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाएंगे। और जिनका उपयोग नहीं करेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। यानी जो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का मतलब उनको वो वंशानुगत हो जाएंगे अगली पीढ़ी के अंतर्गत।
ये आप याद रखना। और जिनका उपयोग नहीं करेगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस लैमार्क की उपार्जित लक्षणों की बंसान गति, उपार्जित अगली पीढ़ी के अंतर्गत। तो दोस्तों इसने इसका एग्जाम्पल क्या दिया दोस्तों, कि लैमार्क ने यह कहा कि पहले दोस्तों जो जिराफ है, जो जिराफ होता था दोस्तों, उसकी गर्दन पहले इतनी लंबी नहीं थी। अफ्रीका के अंतर्गत दोस्तों आपको पता है जिराफ पाया जाता है। तो दोस्तों हुआ क्या, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पहले जिराफ की जो गर्दन थी वो कुत्ते जैसी थी। तो कुत्ते जैसी उसकी गर्दन थी दोस्तों। तो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आसपास की नीचे की जो वनस्पति थी वो अफ्रीका के अंदर समस्त जो वनस्पति थी वो नष्ट हो गई। अब दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक जो जीव होता है ना, वो जीव अपने पोषण के लिए इधर उधर की तरफ भटकता है। उसको पोषण चाहिए दोस्तों, जीवित रहने के लिए खाना चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों वो अपने भोजन के लिए जो पेड़ों की टहनियां होती थी उनको लपक लपक कर खाने लगा। इसका मतलब दोस्तों उसने अपनी गर्दन का यूज ज्यादा किया और धीरे धीरे दोस्तों उसकी गर्दन क्या होती चली गई, लंबी होती चली गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लैमार्क का कहना है। एक एग्जाम्पल दोस्तों उदाहरण के द्वारा यह प्रमाणित किया कि पहले सर्प के पैर हुआ करते थे, लेकिन सर्प पैरों का यूज नहीं करता। वो रेप्टिलिया वर्ग का प्राणी रैप्ट कर चलता है पसलियों की सहायता से। तो सर्प के जो पैर थे दोस्तों वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो दोस्तों इसने जो एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल दोस्तों, एक तो जिराफ की गर्दन, जिराफ की गर्दन और सर्प के पैर, सर्प के पैर का विलुप्त हो जाना, का क्या हो जाना दोस्तों, विलुप्त हो जाना। यह आप याद रखना। हालांकि दोस्तों इसका खंडन हो गया था क्योंकि लैमार्क का भी दोस्तों अपवाद आ गया था, क्योंकि आपने देखा है दोस्तों कि इसके बाद बीजमैन चूहे की पूंछ थी, उसको बहुत पीढ़ियों में उसने काटता गया, लेकिन अगली पीढ़ी में भी इसके बहुत बार इसकी पूंछ को, चूहे की पूंछ को काट दिया था, चूहे की पूंछ फिर आ गई वापस। ठीक है दोस्तों, तो ये चूहे की पूंछ वाला दोस्तों इसका खंडन कर दिया इसने। और देखो दोस्तों हर वैज्ञानिक ये चाहता है, हर साइंटिस्ट ये चाहता है कि मेरी कोई भी थ्योरी आप देंगे तो उस थ्योरी का दोस्तों आपको पता है कि उसका क्या होगा दोस्तों, उसकी आलोचना तो होगी, उसमें कमियां निकालेगा सामने वाला। लेकिन थ्योरी तो थ्योरी रहती है। अब आपको पढ़ना ही है दोस्तों वो, फिर आप चूहे की पूंछ वाला फिर आप अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये लैमार्क की उपार्जित लक्षणों की बंसानगति का सिद्धांत ये कहता है कि जो जीव प्रकृति में जिन अंगों का उपयोग ज्यादा करेगा, अधिक मात्रा में करता है, वो अगली पीढ़ी में बंसानगत हो जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग नहीं करता वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं बताओ, विलुप्त हो जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल दोस्तों जिराफ की गर्दन और सर्प के पैर का विलुप्त हो जाना। जिराफ की गर्दन का क्या हो जाना, लंबा हो जाना, लंबा हो जाना, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे। दूसरा है दोस्तों प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम वर्ण या डार्विन का सिद्धांत। दोस्तों ये प्राकृतिक वर्ण का मतलब क्या है, डार्विन इस सिद्धांत के अनुसार यह कहना चाहता है कि जो जीव प्रकृति में, प्रकृति के साथ अपने आप को ढालेगा, प्रकृति उस जीव की संख्या में आगे वृद्धि कर देगी, और जो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार या प्रकृति के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाएगा वो जीव विलुप्त हो जाएगा प्रकृति में से। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, अभी राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों आपको पता है कि सर्दी पड़ रही है। तो दोस्तों प्रकृति में अगर सर्दी का मौसम है तो जो जीव जिस एनवायरमेंट में रह रहा है, जिस वातावरण में हम रहते हैं, तो हमें उस वातावरण, हम उस वातावरण को नहीं ढालेंगे, वातावरण के अनुसार हमको ढलना पड़ेगा, तभी दोस्तों अपन जीवित रह पाएंगे। और जो जीव अपने आप को उस वातावरण के प्रति नहीं ढाल पाता है, अपने आप को नहीं चेंज कर पाता है, तो आपको पता है कि वो मर जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो यही थ्योरी है दोस्तों किसकी, प्राकृतिक वर्ण या योग्यतम वर्ण। यानी प्रकृति जो होती है वो योग्यतम वर्ण करती है, अर्थात दोस्तों उस जीव की संख्या में वृद्धि करती है जो जीव अपने आप को प्रकृति के अनुसार क्या कर लेता है, ढाल लेता है। ठीक है, ये आप याद रखना दोस्तों। एक है जन्मपाद का सिद्धांत।
तो दोस्तों ये आपको याद रखना है जर्म प्लाज्म का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों बीज में इसके अनुसार दोस्तों जिस प्रकार शरीर में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक होती है दोस्तों कायिक कोशिका और एक होती है दोस्तों जनन कोशिका। ठीक है, ये आप याद रखना। जिस प्रकार शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार शरीर में दो प्रकार के ऊतक द्रव्य पाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों सोमेटोप्लाज्म, सोमेटोप्लाज्म और एक होता है जर्म प्लाज्म। ठीक है, सोमेटोप्लाज्म जो है दोस्तों वो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है और जर्म प्लाज्म जो होता है दोस्तों वो किस में पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो दोस्तों जर्म प्लाज्म का सिद्धांत या बीजमैन का सिद्धांत, ये थ्योरी क्या कहती है, इसके अनुसार शरीर में जिस प्रकार बॉडी के अंदर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, उसी प्रकार बॉडी के अंदर दो प्रकार के ऊतक द्रव्य पाए जाते हैं। एक होता है सोमेटोप्लाज्म और एक होता है जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म जनन कोशिकाओं में पाया जाता है और सोमेटोप्लाज्म जो होता है दोस्तों वो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये अन्य प्रचलित सिद्धांत थे दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं। और अब इसके बाद में दोस्तों इस टॉपिक का समापन हो गया यहां पर, और कल जो हम नई क्लास पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन, विकास, कि मानव का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी पर पहला जीव कैसे आया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये जो आपका जेनेटिक्स था वो यहां पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं दोस्तों कल नई क्लास में और नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।